ये पार्टिकल इधर जा रहा है, वेलोसिटी कहां पे, राइट में, तो डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा, डिस्प्लेसमेंट राइट में होगा, और हम रिलेशन क्या लिखते हैं, s इक्वल टू vt। अगर पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और यहां भी हम लिखेंगे s इक्वल टू v इंटू टी। अब आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक साइकिल है, ये साइकिल है, और हम साइकिल को पैडल लगा के इधर को चला रहे हैं v1 वेलोसिटी से, और हवा चलने लगी, हवा बहुत तेज चल रही है, एयर ब्लो कर रही है इधर को, बहुत ज्यादा ब्लो कर रही है, और एयर ब्लो की वजह से साइकिल सीधे तो जा रही है, लेकिन हवा का धक्का लगने से साइकिल इधर भी भाग रही है। तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो सकता है, ना हुआ हो, तुम हाइपोथेटिकल मान सकते हो ना, कि जो V2 है वो किसकी वजह से, हवा की वजह से, और V1 किसकी वजह से, पैडल लगाने की वजह से। अब क्या होगा, साइकिल कहां पे जाएगी, साइकिल इधर भी जाएगी और साइकिल इधर भी जाएगी। अब तुम कहोगे सर दो जगह कहां कैसे चले जाएगी, तो एक्चुअली साइकिल इधर जा रही है और इधर जा रही है, तो जाएगी कहां पे, इसके रिजल्टेंट में। एक्चुअली साइकिल यहां जाएगी, और इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे वी नेट। सच में साइकिल इधर को जाएगी, लेकिन हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि जब साइकिल यहां पे पहुंचेगी ना, यहां पे, तो इसमें दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक्स और वाई। एक्स किसको बोलेंगे हम, एक्स बोलेंगे इस चीज को, और वाई किसको बोलेंगे हम, वाई बोलेंगे इसको। कॉमन सेंस, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, फिजिक्स मतलब कॉमन सेंस। जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट आया वो v1 की वजह से आया। देख लो, समझने की ट्राई करो, v1 कहां पे, राइट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे हो रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आया वो किसकी वजह से आया, v1 की वजह से। तो कोई हमसे बोले x इक्वल टू क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, v1 इंटू टी। अच्छा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आया, वो v2 की वजह से आया, और रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन आएगा y इक्वल टू v2 इंटू टी। सिंपल है, इसको बोलते हैं टू डायमेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में भी इफेक्ट आ रहा है और इस वाले डायरेक्शन में भी इफेक्ट आ रहा है। रिवर में यही होता है, तुमने हमेशा एक बात ध्यान देनी है, जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी कंसीडर करोगे उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं एक और बात आपको बताता हूं, आप इमेजिन करो हमारे पास कोई बॉडी है, बी फॉर बॉडी, और बॉडी की एक वेलोसिटी है इधर, कितना, v1, और एक वेलोसिटी है इधर, और मान लो ये वाला एंगल है थीटा। हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। कोई हमसे बोले कि बताओ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी, कोई हमसे ऐसे पूछता है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर देखो ये पहले से इट इज ऑलरेडी अलोंग एक्स एक्सिस, बट इट इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस, सो व्हाट डू वी डू। मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी है, बेटा ये वेलोसिटी v2 है, और इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में, x की तरफ आएगा, और एक आएगा y की तरफ। तो अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम बना के दिखाऊं ना आपको ऐसे, तो आप बोलोगे सर ये बॉडी है, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v1 थी पहले से, और v2 का, ये v2 है ना, v2 का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, वो आएगा v2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, v2 sin थीटा। क्लियर हो गया। देखो हमने v1 के साथ कुछ भी नहीं करा, v1 ऑलरेडी x में था, v1 was already along x axis, so we are not willing to change it। ये जैसा है वैसा है, लेकिन ये ना तो ये x एक्सिस में है ना ये y एक्सिस में है, सो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। तोड़ने को बोलते हैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। एक कर देते हैं हम इधर को रिजॉल्व, एक कर देते हैं इधर को रिजॉल्व। तो अगर ये एंगल थीटा आ रहा है तो v2 का कंपोनेंट निकालेंगे v2 cos थीटा, और यहां पे निकालेंगे v2 का sin थीटा। तो अब इस बॉडी के पास दो वेलोसिटी आ गई, कौन सी, ये भी और ये भी। कौन से डायरेक्शन में, x एक्सिस में। तो अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर v1 तो पहले से था प्लस v2 cos थीटा, ये भी होगा। अगर कोई हमसे बोले वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तुम क्या बोलोगे, अलोंग y एक्सिस कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी इक्वल टू v2 sin थीटा। आपको समझ में आ गया। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है वो रिवर वाला कंसेप्ट। तो मैं आपको कल वाली बात फिर से थोड़ी क्लियर कर देता हूं। ये हमारे पास रिवर थी, और रिवर ऐसे भाग रही थी, देखो ऐसे भाग रही थी,
रिवर इधर को भाग रही है किसी वी रिवर से, और स्विमर मान लो इधर को चल रहा है वी स्विमर से, और ये एंगल थीटा है। सेम प्रॉब्लम, चेक इट, इसके जैसा है, बिल्कुल सेम है। इसको रिवर मान लो, इसको स्विमर मान लो, तो अब तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर स्विमर किस में है? रिवर में। रिवर के चलने की वजह से स्विमर भागेगा, और स्विमर खुद की वेलोसिटी की वजह से भी भागेगा। तो हमने क्या करा, स्विमर की वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया। इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वीएस कॉस थीटा, और इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वीएस साइन थीटा। क्लियर हो रहा है? तो अगर हमसे बात करी जाए पहला पॉइंट कि कोई हमसे बोले वेलोसिटी ऑफ स्विमर अलोंग रिवर का मतलब जिधर को रिवर फ्लो हो रही है, इक्वल टू कितना आएगा? ये भी आएगा और ये भी तो आएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? वी आर प्लस वी एस का कॉस थीटा। कोई हमसे बोले वेलोसिटी ऑफ स्विमर, अभी हमने अलोंग बोला था, हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर परपेंडिकुलर टू रिवर। अब ये कितना आएगा? सोच के देखो तुम, रिवर के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला है, और उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे वीएस का साइन थीटा। अब दोनों का पर्पस देखते हैं, पर्पस समझो, पर्पस क्या है। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा सर मैं इधर जाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर जाने की कोशिश कर रहा हूं, और इधर रिवर का परपेंडिकुलर है, ये रिवर की विड्थ होगी। रिवर की विड्थ कौन से डायरेक्शन में दी है? इस डायरेक्शन में। और वीएस साइन थीटा भी कौन से डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। अभी तो बोला था मैंने, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लेते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो रिलेशन क्या आएगा बेटा? रिलेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट हमने कौन सा वाला लिया? ये वाला, ये वाला ध्यान रखो। तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे? ये वाली लेंगे, और रिलेशन क्या आएगा? रिलेशन आएगा वीएस का साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम। यही आएगा, खत्म हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इस डायरेक्शन की, इस वाले डायरेक्शन की, तो नो डाउट स्विमर इधर जाने की कोशिश करेगा, बट साथ साथ में इधर भी तो जाएगा। तो वो इधर थोड़ी ना पहुंचेगा, वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है और इधर भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहां पहुंचेगा? कहीं यहां पे पहुंचेगा। बात समझ गया? कहीं यहां पे पहुंचेगा। और इस चीज को हम ड्रिफ्ट बोलेंगे। ड्रिफ्ट किसको बोलेंगे? ड्रिफ्ट बोलेंगे इसको जहां पहुंचना चाहिए था उससे डाउन कितना चला गया, जितना डाउन चला गया, दैट्स कॉल्ड डी ड्रिफ्ट। क्लियर? तो कल मैंने आपको समझाया था कि अगर हम यहां से लाइन खींचे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो जहां पे स्विमर पहुंचेगा, मान लो स्विमर पहुंचा यहां पे, तो इस चीज को जो एक्स है ना, एक्स को हम ड्रिफ्ट बोलेंगे। एक्स को क्या बोलेंगे? मैं यहां लिखता हूं थोड़ी सी जगह में, हम कह सकते हैं कि एक्स इज ड्रिफ्ट। ठीक है बेटा, एक्स इज ड्रिफ्ट। और एक्स का मतलब क्या हुआ यार? एक्स का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब तो तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, इस स्विमर की कितनी वेलोसिटी है इधर को, इधर को। तो इस स्विमर की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ये वाली प्लस ये वाली, दोनों सम करना पड़ेगा ना। तो क्या रिलेशन आएगा? वो आएगा वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई क्या बोलेंगे हम? टाइम। क्योंकि ये क्या चीज आ गया? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा ड्रिफ्ट कैलकुलेट हो जाएगा। बट ध्यान रखना, हमेशा स्विमर इधर को जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्विमर इधर भी जा सकता है, मतलब जैसे स्विमर यहां जा रहा था, स्विमर यहां भी जा सकता है। अगर यहां जाएगा तो थीटा को क्या पुट कर दोगे? थीटा को पुट कर दोगे 90। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा ना, ये पूरा का पूरा आंसर, इसमें थीटा को 90 रख दोगे अगर स्विमर इधर को स्विम करने की कोशिश करेगा तो। ये सारे केसेस मैंने आपको बताए थे यार, बहुत आसान है। अभी तुम्हें जो समझ में नहीं आएगा ना, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। अभी मैं 2D मोशन पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद आपको सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे, व्हाटएवर आई वाज डिस्कसिंग। जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एक बॉडी, इस पे हमने लगाया फोर्स। क्या लगाया? फोर्स। और इसमें हुआ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ध्यान से देखें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ा था कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आपको अच्छे से पता होगा, जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बॉडी पे वर्क हो रहा है, वर्क। और आप बोलते होते हो कि सर वर्क इक्वल टू आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं वेक्टर और वेक्टर। और ये क्या चीज है? ये स्केलर है। तो जब भी कभी यहाँ पे वेक्टर हो, यहाँ पे वेक्टर हो और ये स्केलर हो, तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट, डॉट। क्लियर हो गया? चलो कुछ और बातें बोलते हैं।
दूसरा केस देखते हैं, हमारे पास ये बॉडी है, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो ये लकड़ी का एक ऐसा वाला टुकड़ा है, मान लो लकड़ी का फ्लैट टुकड़ा है, फ्लैट ऐसे वाला, और हमने क्या करा, इसको टेबल पे रख दिया या फ्लोर पे रख दिया, हमारे बढ़िया से टाइल वाले फ्लोर पे रख दिया, और हमने एक नेल ली और नेल को यहां से ड्रिल करा, ड्रिल कहां तक कर दिया, फ्लोर के अंदर तक। और यहाँ पे ना इस वाली जगह पे, यहाँ पे ये नेल थोड़ा टाइट होगी तो यहाँ से लकड़ी को हल्का सा लूज कर दिया, यहाँ से लूज कर दिया, लूज करेंगे तो नेल अंदर फ्लोर में चले गई। बट ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, ये वाला, सिंस यहाँ पे नेल लूज है, तुम इसको खींच के बाहर नहीं ले जा सकते, धक्का मार के अंदर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि नेल है। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम इसको घुमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वी कैन रोटेट इट, क्योंकि यहाँ पे जो नेल है वो हल्की सी लूज है। लूज होने का मतलब हुआ यहाँ पे फ्रीनेस है, तो हम इसको ऐसे करके रोटेट करा सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, हम एक काम देखेंगे, ये हमारे पास बॉडी होगी और हम इस बॉडी पे यहाँ पे कहीं इधर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो ऐसे अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स, और इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्यों जरूरी है? पोजीशन वेक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये बताना है कि फोर्स हम कहां लगा रहे हैं। जो मैं आपको अभी अभी पढ़ा रहा हूं, दिस थिंग, इसका हमारे क्रॉस प्रोडक्ट वाले टॉपिक से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो समझने की ट्राई करो। वी हैड हिंज एट अ पॉइंट, वी अप्लाइड फोर्स एट अ पॉइंट, फ्रॉम हिंज टू अप्लाइड फोर्स, इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। बट जब तुम ऐसा करते हो ना, तो ये पूरी की पूरी बॉडी घूमना शुरू हो जाती है, ऐसे घूमना शुरू हो जाती है, और इस वाली चीज को हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। हमारे घर में डोर लगा होता है, डोर वर्टिकल खड़ा होता है, डोर का एक साइड जो दीवार के साइड में होता है ना, वहां पे हिंज लगा होता है, और वो हिंज पे पूरा डोर घूम रहा होता है। क्लियर है? तो डोर को खोलने और बंद करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको हम फोर्स बोलते हैं। हिंज से जितना दूर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और जब हम घुमाते हैं तो उसको टॉर्क बोलते हैं। तो आपको बताऊं, जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है ये मैं आपको रोटेशन के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। कहां पे? रोटेशन वाले चैप्टर में। अभी ये मान के चलो कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और सुनो, इज इक्वल टू, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, आर वेक्टर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और टॉर्क इन दोनों पे डिपेंड करता है। और जब सॉल्व करते हैं तो पता क्या निकल के आता है? आर क्रॉस है। किसी ने पूछा सर ये क्रॉस क्यों आया, यहां तो डॉट आ गया था, यहाँ क्रॉस क्यों आया? बताऊं क्यों? ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और जो इसका रिजल्ट आता है ना, वो स्केलर नहीं आता, वो भी क्या आता है? वो भी वेक्टर आता है। इसका मतलब जब भी हम कभी दो चीजों को मल्टीप्लाई करें और उनका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर आए, तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब हमने आर वेक्टर को एफ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा, ऐसे वाले प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जो आंसर आएगा उसको हम टॉर्क बोल रहे होते हैं। क्लियर हुआ? और टॉर्क को जनरली हम टाउ से लिखते हैं, टाउ, और ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, दिस इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूं, ये बात आपको पूरी समझ में नहीं आई होगी, शायद 10-20% समझ में आया होगा जो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पे दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको दिमाग केवल एक चीज पे लगाने की जरूरत है, दैट देयर कैन बी सम केसेस व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अदर वेक्टर एंड वी गेट स्केलर। हो गया? अगली लाइन बोलूं, देयर कैन बी सम मोर केसेस when a vector is multiplied with vector and we get resultant quantity as vector, then such type of product is called cross product. बड़ी सीधी बात है बेटा, देखो यहां भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट यहां स्केलर आ रहा है, यहां वेक्टर आ रहा है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंबल बीच में आ रहा है इसको बदलना पड़ेगा, जिससे जनरल पब्लिक को समझ तो आ जाए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सो द मोमेंट यू अप्लाई दिस डॉट, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसका आंसर स्केलर आएगा। द मोमेंट यू अप्लाई क्रॉस, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वेक्टर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मतलब कोई हमसे पूछे कि कोई हमसे पूछे कि a डॉट बी इज व्हाट, तो बोलोगे सर a कोई वेक्टर है, नॉट नेसेसरी कि फोर्स है कि डिस्प्लेसमेंट है, a इज एनी वेक्टर, b इज एनी वेक्टर, and in this case since we have applied or used this dot, then it is understood that resultant
इज गोइंग टू बी व्हाट, रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी स्केलर। ये क्या आने वाला है, ये स्केलर आने वाला है, पक्की बात है। ये कितना भी, इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। ऑन द अदर हैंड somebody says that C क्रॉस D इक्वल टू, पक्की बात है क्या आने वाला है, ये वेक्टर आने वाला है। बेटा क्लियर हो गया। एक और बात सुनो, कभी भी सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करने पे स्केलर क्वांटिटी देती है, तो वो सिमिलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं दे सकती। एग्जांपल के तौर पे दोबारा, जब भी हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये क्या देगा, ऑलवेज वर्क देगा। ऑलवेज वर्क का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज बेटा स्केलर होगा। इसका मतलब ये हम ऐसे कह सकते हैं, हमेशा डॉट होगा। ऑन दी अदर हैंड, अभी अभी मैंने लिखा था आर क्रॉस एफ, यहां आर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मालूम है जब भी हम फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। लेकिन अगर मैंने यहां क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर वेक्टर आने वाला है। इसका मतलब पक्का है कि ये भी फोर्स और ये भी फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ऑब्वियस ही बात है यार, क्योंकि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करा था तो स्केलर आया था। फिर ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर कभी नहीं आएगा। इसका मतलब आर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन वेक्टर है। आर क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर है। मैं स्टेटमेंट आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि कभी भी सिमिलर क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर नहीं दे सकती। जैसे मतलब अभी यहां लिख देता हूं, दिस इज ऑलवेज व्हाट, दिस इज ऑलवेज वेक्टर। जैसे कभी कभी मैं लिखूंगा ए डॉट बी इक्वल टू आर, और कभी कभी मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी इक्वल टू आर वेक्टर। तो मान के चलना ये वाले ए और बी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, और ये वाले ए और बी दूसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिकली सेम लिख देते हैं। मैं इतना लंबा डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि हर बार वी आर गोइंग टू टेक टू वेक्टर्स। एवरी टाइम आई विल बी सेइंग that there are two vectors, a vector and b vector, and their product is scalar। तो मैं ऐसे लिख दूंगा। फिर मैं बोलूंगा there are two vectors, a vector and b vector, and their product is r vector। तो बच्चों के दिमाग में मिथ आ जाता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि शायद सेम टू सेम वेक्टर एक बार डॉट प्रोडक्ट दे रहे हैं और सेम टू सेम वेक्टर अगली बार क्रॉस प्रोडक्ट दे रहे हैं। बट सच ये है, ये कोई और वेक्टर है, ये कोई और वेक्टर है, बट सिंबॉलिकली हम इनको हमेशा a और b लिखेंगे, बट दोनों में a और b का मतलब अलग अलग होगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, राइट है। तो बेटा जब भी कभी कंक्लूड करते हैं, जब भी कभी यहाँ डॉट लिखा होगा तो ये क्या आने वाला है, ये स्केलर आने वाला है। और जब भी कभी यहाँ क्रॉस लिखा होगा, समझ के चलो बच्चा जी, तो हमेशा क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है। हो गया इतना, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे। हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत समय पहले की बात है, मैंने आपसे बोला था दो वेक्टर। आपने कहा था ठीक है, एक है ए और एक है बी, और ये था थीटा। याद आया बेटा? मैंने आपको समझाया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इधर होगा ए और बी का कॉस थीटा। याद है ना, अगर ये बी है तो बी का इस वाले डायरेक्शन में आ रहा था कॉस कंपोनेंट आ रहा था, तो हम लोग कैसे लिख रहे थे, हम लिख रहे थे बी कॉस थीटा। और बी का दूसरा कंपोनेंट कहां पे आएगा बच्चा, वो ऊपर आएगा, और वो कितना होगा बेटा, बी साइन थीटा। जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था ना, डॉट प्रोडक्ट, तो हमने किन को मल्टीप्लाई करा था, याद करो। लास्ट लेक्चर बेटा आपको याद होना चाहिए, जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था तो हमने इनको मल्टीप्लाई करा था। बेटा जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनको करेंगे कि दूसरों को करेंगे, ऑफ कोर्स दूसरों को करेंगे। कोई हमसे बोले कि ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी, तो आप बोलोगे ए डॉट बी का मतलब है ए को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी कॉस थीटा के साथ। कोई बोलेगा ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, तो ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बी कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बट किसके साथ करोगे, बी साइन थीटा के साथ करोगे। क्लियर हो गया? अब इसका बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं दे सकता मैं, और शायद इसकी हमारे में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था वेक्टर मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक हमने सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे
मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, डायग्राम समझने की ट्राई करो। इन सेम डायग्राम व्हेन वी कैलकुलेट a dot b then it comes out a b cos theta। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या मैंने क्या बोला था, इसका मॉड cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली जब हम बात करते हैं a क्रॉस b, इसका आंसर सेम नहीं होने वाला है, इसका आंसर डिफरेंट होने वाला है। और इसको एक काम करो यार, लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना ऐसे। इसका आंसर सेम नहीं होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है डिफरेंट। और वो क्या होने वाला है, a का मॉड ऑफ कोर्स, b का मॉड, कॉस नहीं आएगा बेटा आपकी बारी, क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है कि इसमें कुछ कमी है? इसमें कुछ कमी है, मैं आपको बताऊं क्या कमी है। ये स्केलर है क्योंकि मॉड्यूलस है, ये स्केलर है क्योंकि मॉड्यूलस है, ये स्केलर है क्योंकि ये साइन थीटा है। जबकि अभी अभी मैंने तुमसे क्या बताया था, a क्रॉस b का आंसर स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा? a क्रॉस b का आंसर वेक्टर आएगा, लेकिन यहां देख के तो लग रहा है ये स्केलर है। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, हम इसमें लिख देते हैं एन कैप। ये एन कैप क्या चीज है? एन कैप है डायरेक्शन। क्यों लिखा हमने डायरेक्शन? क्योंकि इसका रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर आएगा। अगर हम केवल इतना लिख रहे होते तो हमें क्या दिखता कि ये स्केलर है, इसलिए हम एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन कैप में खुद में डायरेक्शन होगी, एन कैप विल कंटेन इट्स ओन डायरेक्शन, एन कैप विल हैव इट्स ओन डायरेक्शन, एन कैप की खुद की डायरेक्शन होगी। और एन कैप कौन से डायरेक्शन को बताएगा? जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। दोबारा रिपीट करूं, अगर मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो ए क्रॉस बी जब लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा इतना, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होगी। मैंने यहाँ पे एन कैप लिख दिया, और एन कैप की डायरेक्शन और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। अब ये निकालते कैसे हैं ये मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। आई विल बी सेइंग आफ्टर, थोड़े से देर के बाद आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अभी ये समझ के चलो कि ये फॉर्मूले को हम ऐसे लिख रहे होते हैं। एक काम करो, कॉपी उठाओ और पेन उठाओ और लिखो, जल्दी करो। When two vectors are multiplied, their product can be scalar, their product can be scalar or vector. Their product can be scalar or vector. If their product is scalar, then although ये मैं पहले लिखा चुका हूं आपको, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूं, then a dot b equal to mod a mod b cos theta। यहां ब्रैकेट में लिखो, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity। आगे लिखो, if product of two vectors is a vector quantity, if product of two vectors is a vector quantity, then a cross b equal to mod a mod b sin theta n cap। बेटा अभी मैं कोई डाउट नहीं बताऊंगा, अभी 10 मिनट तक हम पढ़ेंगे केवल, ठीक? उसके बाद मैं आपको डाउट बताऊंगा। mod a mod b sin theta n cap लिखो, where n cap is the direction of a cross b, where n cap is the direction of a cross b। आगे लिखो, this direction can be calculated by right hand thumb rule, can be calculated by right hand thumb rule or screw rule, right hand thumb rule और screw rule। ये मैं आपको बताता हूं अभी कैसे करते हैं, right hand thumb rule और screw rule। आगे देखें, अगर हम इसका मॉड निकाल लें, किसका मॉड? a क्रॉस b का। बेटा समझो, अगर हम a क्रॉस b का मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा?
हमें अच्छे से पता है जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो जो मॉड्यूलस होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्या होता है, वो स्केलर होता है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। बेटा इसमें डायरेक्शन होगी लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, एन कैप खत्म हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, दैट्स इट। एग्जाम्पल कॉपी पे लिखो, there are two vectors a vector equal to 10 unit along east, b vector equal to 20 unit along north. Calculate magnitude of their dot product and cross product. Calculate magnitude of their dot product and cross product. जल्दी करो बेटा, थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से आंसर निकालो। जब हमसे बात करी जाएगी डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा ए डॉट बी, और वो कितना आएगा, जब डॉट प्रोडक्ट की बात करी जाएगी तो वो आएगा ए डॉट बी, और वो कितने के इक्वल आएगा, ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस कितना 90। क्यों 90, एक वेक्टर है ईस्ट में, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और दूसरा है कहां पे, नॉर्थ डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आंसर कितना आएगा बेटा इस केस में, ये 0 आएगा। जब भी कोई हमसे बोलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, और वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा मॉड ए मॉड बी साइन, याद है ना साइन 90, साथ में एन कैप आएगा, लेकिन एन कैप नहीं लिखेंगे बिकॉज हमने क्या निकालना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है। आपको याद आ गया, अभी तो मैंने बोला मॉड्यूलस निकालो। ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस आएगा राइट हैंड साइड की वैल्यू, जहां पे साइन 91, ए का मॉड 10 यूनिट, बी का मॉड 20 यूनिट। बेटा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 200। सो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू हाउ मच, 200 यूनिट स्क्वायर, मतलब जो भी इसका यूनिट होगा उसके हिसाब से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। परफेक्ट। हेडिंग डालो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगेन अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको फिजिक्स के हिसाब से तुम्हें समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा कि क्यों आया कैसे आया, बट अननेसेसरली हमें पूरे फिजिक्स में, ना तो +1 में, ना +2 में, ना पीएचडी तक कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों आया, क्यों हमें नहीं फाइंड करना है इस केस में, हमें बस डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसमें लॉजिक मत लगाना, जहां लॉजिक नहीं लगाना वहां पे टाइम खराब नहीं करना। इमेजिन करो कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक काम करता हूं मैं आपको एक प्लेन दिखाता हूं, ऐसे 3D में समझने की ट्राई करते हैं हम। ये हमारे पास बेटा एक प्लेन है, सपोज करो ऐसे, ये हमारे पास एक प्लेन है, और ऐसा मान लेते हैं यार कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये बेटा जेड एक्सिस है, ऐसे तो करते हैं ना, और इसको हम मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है। 3D बना दिया मैंने, ठीक बात है। एक काम करते हैं, हम दो वेक्टर ले लेते हैं ए और बी। ए को ले लेते हैं सपोज करो हम इधर, ए को हम इधर ले लेते हैं और ऐसे, और बी को हम इधर ले लेते हैं, बी को हम इधर ले लेते हैं। ए और बी कौन से प्लेन में, ए एंड बी आर इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा, ध्यान से समझने की ट्राई करो। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये वाला एक प्लेन है, इस वाले प्लेन को क्या बोल रहे हैं, एक्स जेड, और ए और बी किसमें है, एक्स जेड प्लेन में, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। कितने के बराबर है, थीटा के बराबर है। क्लियर हुआ। कोई तुमसे बोले कि डायरेक्शन निकालो, पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूं फिर लिखवा दूंगा। कोई तुमसे बोले ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो, किसकी निकालो, ए क्रॉस बी की, तो तुमने सबसे पहले पता क्या करना है, तुम अगर अपने राइट हैंड में पेन को पकड़ के बैठे हो तो पेन तुमने अलग करना है, राइट हैंड को फ्री कर दो, राइट हैंड फ्री हो गया बेटा, राइट हैंड, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड को फ्री कर दो, कर लिया। अब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को इधर को अलाइन करो, इधर को,
कैसे करोगे? कॉपी को थोड़ा घुमा लो, कॉपी थोड़ा घुमा के अपनी पाम का जो बैक है ना वो यहां पे रखो और फिंगर को यहां पे करो, इस तरफ। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरफ पॉइंट आउट करो। कर लिया? अब अगर हमें निकालना हो ए क्रॉस बी, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले फिंगर्स को एक ही तरफ करते हैं और फिंगर को घुमाना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्ल करना। कर्ल करते हैं कहां पे? दूसरे वेक्टर की तरफ। तो अगर हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो अपनी फिंगर्स को इधर को करो और कर्ल करो इधर को। करके देखो। आपका थंब किधर है? थंब को दबा के मत रखना, थंब को पूरा खींच के रखना। मतलब तुम्हारा थंब फर्स्ट फिंगर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। Your thumb of right hand must be perpendicular to first finger, then you start doing. Step number 1, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इधर को करो। अब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इधर को घुमाओ। अब देखो थंब तुम्हारा किधर है? नीचे को है कि ऊपर को है? तो तुम पाओगे कि थंब कहां पे? ऊपर को है, इधर है। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो इधर को आएगी। मैं दोबारा बताऊं, अगर हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को निकालना हो तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर की तरफ करो और कर्लिंग करो दूसरे वेक्टर की तरफ, और आपका थंब जिधर होगा वो डायरेक्शन देगा किसकी? ए क्रॉस बी की। कई बच्चों के दिमाग में आंसर आया होगा, सर क्यों, सर क्यों क्यों? मैं आपसे कह रहा हूं ये क्यों बंद करो। आपने इसके बारे में नहीं सोचना है, अभी हाल नहीं सोचना, आपको ओवर अ पीरियड को समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट ये समझाने वाला टॉपिक नहीं है। क्लियर? सो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां पे आएगी? ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, चेक करो। In this particular case, we align fingers towards A, then curl fingers towards B, thumb comes towards the y-axis, that gives direction of A cross B. If we have to calculate direction of B cross A, then what do we do? हम अपनी राइट हैंड फिंगर्स को अब ए की तरफ नहीं करेंगे, ए की तरफ नहीं करेंगे बेटा, बी की तरफ करेंगे। बी कहां पे? इधर देखो। अपने राइट हैंड फिंगर्स को इसकी तरफ करेंगे। कर लिया? अब फिंगर को कर्ल करेंगे ए की तरफ, और ए किधर है बेटा? ए उधर नहीं है, ए कहां है? इधर है। कर्ल करके देखो। राइट हैंड फिंगर्स को इधर करो और इधर को घुमाओ। जब तुम इधर घुमाओगे तो तुम्हें अपने हाथ को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब जो थंब अभी ऊपर आ रहा था वो ऊपर नहीं आके कहां पे आएगा? नीचे की तरफ आएगा। नीचे आएगा तो क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस के माइनस वाई एक्सिस बोलेंगे, माइनस वाई एक्सिस बोलेंगे। तो एक काम करते हैं, आपसे कोई कहता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम कह सकते हैं इन गिवन डायग्राम। कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। पहला वाला पॉइंट, इन गिवन डायग्राम direction of A cross B is along positive y-axis. किधर है डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ A cross B is along positive y-axis. अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट है अगर हम B cross A निकालें, अभी हम A cross B निकाले थे, हम क्या निकालेंगे? B cross A निकालें। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इन गिवन डायग्राम, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम डायग्राम, इन गिवन डायग्राम डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A कहां पे होगा बेटा? इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। जो अभी तक पॉजिटिव वाई में आ रहा था वो कहां पे आएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस में। पेशेंस लूज नहीं करना। समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लेना, 10-20% समझ में आ गया तब भी ठीक है, अभी आगे और आने वाला है, बिल्कुल परेशान मत हो। आगे देखते हैं। मैं आपसे एग्जांपल बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं एग्जांपल बोलता हूं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है बेटा, ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस कहां पे होता है? इस वाले डायग्राम के हिसाब से द काइंड ऑफ डायग्राम आई हैव प्लॉटेड, दिस इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, then z axis is vertically upward. आप समझ गए बेटा? z axis कहां पे होगी? यहां से शुरू होगी और कौन से डायरेक्शन में होगी? वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड होगी। और माइनस जेड एक्स कहां पे होगा? माइनस जेड एक्स होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात आपको समझ में आता है? बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। सपोज करो ए वेक्टर इधर है, दिस इज ए वेक्टर, एंड सपोज करो बी वेक्टर इधर है। कहां पे बेटा? ऊपर है बी वेक्टर। अब कोई तुमसे कहे फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी,
फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट बहुत ज्यादा है, सॉरी, मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूं। फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, कहां पे आएगी डायरेक्शन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मिल गया आपको। राइट हैंड फिंगर्स को इधर को करो और कर्लिंग कहां पे करनी है, कर्लिंग करनी है इधर को, कर्ल करो फिंगर्स इधर को। आपका थंब किधर को आएगा बेटा, लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड नहीं बच्चा, राइट हैंड, राइट हैंड। आपका थंब किधर को आएगा, थंब आएगा ऊपर को, चेक करो। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, क्या बोलेंगे आप, इट इज अलोंग किधर, पॉजिटिव जेड एक्सिस। यस नो। कोई तुमसे दोबारा बोल देता है, ये पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट, कोई तुमसे बोलता है फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, जल्दी बताओ कहां पे आएगा। फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए कैसे करोगे, सबसे पहले फिंगर कहां पे करोगे, बी की तरफ, ये बी है ना, बी की तरफ फिंगर करोगे और कर्ल कहां पे करोगे, बी की तरफ फिंगर करोगे, कर्ल कहां पे करोगे, ए की तरफ। क्लियर हो गया। बी की तरफ फिंगर करके ए की तरफ कर्ल करोगे तो डायरेक्शन कहां पे आएगी, पॉजिटिव जेड के नेगेटिव जेड। राइट हैंड फिंगर्स को करो इधर, और अगर तुम जब इधर को फिंगर कर रहे होगे, अगर तुम्हारा थंब ऊपर होगा तो बात नहीं बनेगी, तो तुम अपने हाथ को पलट दो, हाथ को ऐसे पलट दो कि थंब नीचे चला जाए। फिंगर को इधर करो, थंब तुम्हारा नीचे होगा, तभी तुम अपनी फिंगर को इधर कर्ल कर पाओगे। सो अलाइन फिंगर्स टुवर्ड्स बी वेक्टर, कर्ल टुवर्ड्स ए वेक्टर एंड थंब कम्स टुवर्ड्स द नेगेटिव जेड एक्सिस। सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, क्या लिखेंगे, इट इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। आई बिलीव समझ में आ गया होगा। एक काम करो बेटा, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और जैसे जैसे मैं लिखाते जाता हूं ना, यू हैव टू कंपेयर दीज एग्जांपल, जो मैंने यहां पे लिखवाया, जो मैंने यहां पे लिखवाया, आपने इनको कंपैरिजन करना है। ठीक है बेटा, चलो जी लिखना स्टार्ट करो। तो इट स्टेट्स दैट if we curl the fingers of right hand, comma, keeping the thumb erect, in such a way that the fingers point in the direction of rotation from A vector to B vector, through small angle, then thumb points in the direction of A cross B, एक बार फिर से बोलता हूं अगर कुछ छूट गया हो तो। It states that if we curl fingers of right hand, keeping the thumb erect in such a way that fingers point in the direction of rotation from A to B through small angle, then the thumb points in the direction of A cross B। वो सेम बात जो मैंने अभी आपको बोली है ना, यहाँ पे स्मॉल एंगल लिखा है, अगर एंगल स्मॉल नहीं होगा तब भी सेम बात आती है। स्मॉल एंगल इसलिए लिखा है कि समझना आसान होता है। समझना कैसे आसान होता है, मान लो दो वेक्टर हैं A और B, तो यहाँ पे दो तरह के एंगल होंगे ना, A और B के बीच में एक एंगल ये भी हम मान के चलते हैं, कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं,
कई बार कोई आपसे पूछ सकता है कि सर ये वाला एंगल भी तो एंगल है, बट हमें बड़ा वाला नहीं लेना। कौन सा लेना है? स्मॉल एंगल लेना है। क्या करेंगे? अपनी फिंगर को एक वेक्टर की तरफ रखेंगे और कर्ल कहां पे करेंगे? दूसरे की तरफ करेंगे। जो आपका इरेक्ट थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन किसकी आएगी? A क्रॉस B की आएगी। ये मैंने आपको अभी अभी लिखवाया।